हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स क्लासेस। माय नेम इज़ फिदा जैदी एंड टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 9.1 ऑफ क्लास 10th। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो बच्चों, इससे पहले मैंने आपको 8.1, 8.2 और 8.3 कराई थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ए सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग एट ए 20 मीटर लॉन्ग रॉप। ये पूरी 20 मीटर लॉन्ग रॉप है। रॉप मीन्स रस्सा है। विच इज़ टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड। यानी एक वर्टिकल पोल है, एक खंबा है। वर्टिकल पोल मतलब आप समझ जाइए पूरा खंबा है और इससे एक रस्सी बंधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें इसकी हाइट बतानी है। एंड इफ़ द एंगल मेड बाय द रॉप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री। अगर ये रस्सी यहाँ से लेके ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ तक एंगल 30 डिग्री बनाती है। ये पोल बंधा हुआ है, इससे एक रस्सी ऐसे बंधी हुई है और ये यहाँ पर एक एंगल बना रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जब हमारे पास थीटा दे रखा है और ये एक रस्सी हमें हाइपोटेनियस के अकॉर्डिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल में बताया था ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनियस होता है और ये बेस होता है। तो ये रस्सी हाइपोटेनियस की तरह है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बच्चों, अगर राइटिंग समझ में ना आए और तो मैं आपको इसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल आप समझ लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर हमारा क्या है, जो हमें निकालना है, यानी ये हमें निकालना है, हाइट निकालनी है। और ये हाइट किसकी है? ये पोल की है। तो हमें पोल की हाइट निकालनी है, इसे हम ए बी लिख सकते हैं। और हाइपोटेनियस कितना है? 20 मीटर। और साइन थीटा, और थीटा की भी तो वैल्यू लिखनी है हमें, यानी साइन 30 डिग्री, क्योंकि रस्सी जो है वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ए बी अपॉन ए सी, यानी साइन 30 इक्वल टू 1/2, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, 1/2 इक्वल टू ए बी अपॉन 20। और यानी ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 10। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई? हमें मिल गई ए बी की वैल्यू। ए बी क्या था? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या था? पोल। पोल की हमें हाइट निकालनी थी। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो अब हम आगे लिखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ पेज नंबर 5 पे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि दिस क्वेश्चन इज पेज नंबर 5 पे है ये। आप पेज नंबर 5 पे जाइएगा। तो क्या था हमारा? 1/2 इक्वल टू ए बी अपॉन परपेंडिकुलर ए सी, ठीक है। ये लिखा हुआ था यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी। और ए सी की वैल्यू क्या है? 20 मीटर। तो 1/2 ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है और ए सी की वैल्यू 20 मीटर है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए बी इक्वल टू 2ab इक्वल टू 20 आ जाएगा। और फिर जब आगे सॉल्व करेंगे तो ए बी इक्वल टू 20/2 आ जाएगा, यानी ए बी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 10। देन वी कैन से दैट दिस इज हाइट, HIEGHT, हाइट ऑफ पोल। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। A tree breaks due to the storm and the broken parts bend so that top of the tree touch the ground, make an angle 30 degree with it, and distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो इसने कहा है कि एक ट्री है, ये हम एक ट्री बना देते हैं, अच्छा सा ट्री बनाएंगे जैसे हम बचपन में आर्ट करते थे। ये ट्री खड़ा है बेचारा। अब ये तूफान आ गया, आंधी आ गई, इसका इतना पार्ट टूट के ऊपर वाला इस ग्राउंड लेवल पे झुक गया, यानी ये ऐसे पड़ा है। अब
इसे रिमूव कर देते हैं इतने को, क्योंकि टूट गया स्ट्रॉम आने से। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा हिंट दिया है, इसका अच्छी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ये पूरा एक ट्री है, ठीक है, इसका इतना पार्ट टूट गया। ये मैंने डॉट 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 लगा देती हूँ मैं आपको, जिससे आपको पता चल जाए। ठीक है, और इतना पार्ट टूट के ये गिर गया। अब उसने कहा है, क्वेश्चन में कहा है, जब ये ट्री गिर गया तो ये कितने का एंगल बनाता है? मेक एन एंगल 30 डिग्री विद इट, यानी ग्राउंड लेवल से टच द ग्राउंड एंड मेक एन एंगल 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे यानी ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है इस जगह। तो ट्री को नाम दे देते हैं। इसका ऊपर हिस्सा ये था जो एक कट के नीचे चला गया, तो अब ये ए डैश बना दिया हमने इसे, और बीच वाले पार्ट को इसे बी बना दिया, और नीचे वाला पार्ट सी है। और इसकी पूरी की हाइट हमें पूछी है कि इसकी पूरी की हाइट बतानी है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब हमें ये देखना है कि टोटल लेंथ हम कैसे निकालेंगे। टोटल लेंथ हम निकालेंगे बी सी प्लस ए डैश बी, क्योंकि ये पूरा ट्री था, फिर जब ये आधा कर झुक गया तो ये वाला पार्ट इस तरफ झुक गया, तो यानी इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ, यानी इस पूरे की लेंथ और इस पूरे की लेंथ, तो तब हमें ट्री की टोटल लेंथ मिल जाएगी। और ट्री की टोटल लेंथ क्या होगी बताइए जल्दी से? बी सी प्लस ए डैश। बच्चों इन क्वेश्चंस में पहले हमें ये देखना होता है कि हमसे पूछा क्या है और हमें निकालना क्या है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग, जैसे भी आपके दिमाग में इमेज बने, फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमसे पूछा क्या है। उसने कहा है कि ट्री की जो पेड़ टूट के झुक गया और 30 डिग्री का एंगल बनाता है, उसकी टोटल की लेंथ बताओ। तो बी सी प्लस ए डैश बी, ए डैश बी। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। उसने कहा है कि ए सी जो है ओरिजिनल लेंथ है और बी सी जो है वो उसकी आधी हाइट है, और आधी हाइट ए डैश बी है। तो इन ट्रायंगल ए डैश बी सी में, ए डैश बी सी में अब हमें ट्रायंगल निकालना है। और हाँ, इसने ग्राउंड लेवल की टच द ग्राउंड लेवल इन 8 मीटर, यानी इसकी लेंथ हमें ए डैश सी की 8 मीटर कही है। अब उसने कहा है कि पहले तो हम बी सी की वैल्यू निकालेंगे या फिर ए डैश सी की वैल्यू निकालेंगे। अब साइन की वैल्यू क्या होती है? साइन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यानी इसमें तो दोनों में वैल्यू पुटनी है, साइन थीटा नहीं रख सकते। फिर कोस पे आएंगे, कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसमें भी वैल्यू नहीं मिल सकती हमें, इसमें वैल्यू मिल सकती है, इसमें बी सी की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू। तो पहले हम कोस थीटा रख लेते हैं। कोस थीटा इक्वल टू हाइपो। ठीक है, यानी कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बेस क्या है? 8, और हाइपोटेनियस क्या है? ए डैश। सॉरी, यहाँ पे ये आ नहीं रहा, मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। नेक्स्ट पेज, ये 5 था, हम 6th पेज पे करते हैं आधा क्वेश्चन। 6th पेज पे कौन सा क्वेश्चन नंबर था? ये 2। ठीक है, कोस थीटा इक्वल टू, हमने क्या लिखा था? कोस थीटा, हमने लिखा था कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये आज पेन गड़बड़ कर रहा है थोड़ी सी, तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। बेस अपॉन, सॉरी एक बार और लिख देती हूँ। ठीक है, और बेस क्या था उसमें? बेस 8 मीटर था और हाइपोटेनियस ए डैश बी। और कोस कितना आएगा? कोस 30 डिग्री, क्योंकि झुकाव कितना था पेड़ का? 30 डिग्री था, आप डायग्राम में देख लीजिएगा पीछे। और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है?
आपको वैल्यूज़ भी याद होनी चाहिए। अगर आपको कोस 30 साइन 30 की वैल्यूज़ नहीं पता तो ये क्वेश्चंस आपसे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, 8/a-b यानी √3 a-b इक्वल टू 2 इंटू 8, यानी a-b इक्वल टू 8 टू ज़ा कितना होता है 16, 16/√3। ये हमें a-b की वैल्यू मिल गई। लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हमें टोटल लेंथ पूछी थी ट्री की, और टोटल लेंथ क्या होती है BC प्लस a-b। तो अब हमें BC की वैल्यू निकालनी है। अब BC को हमें देखना है कि पहले तो हमने कोस थीटा का निकाल दिया, तो उससे हमें AB की वैल्यू मिल गई। अब BC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिलना चाहिए। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा का रखेंगे, टेन थीटा से ही हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिल जाएगा। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या था BC, ठीक है, और बेस क्या है 8, और थीटा वही रहेगा, थीटा को चेंज नहीं करना। तो यानी 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा BC और बेस क्या था हमारा 8, यानी 10 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, फिर वैल्यूज़ आ गई हैं 1/√3। याद रखना है 10 30 की वैल्यू, वो जो वैल्यू का चार्ट मैंने आपको दिया था उसे आपको याद करना है। तो यानी 8 इक्वल टू √3 BC, यानी BC इक्वल टू 8/√3। तो ये हमारी BC की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास BC की वैल्यू है और पीछे किसकी आ गई थी a-b की वैल्यू आ गई थी 16/√3। a-b की वैल्यू क्या आई थी बच्चों 16/√3। तो हम टोटल लेंथ निकाल लेंगे ट्री की। टोटल लेंथ हमारी क्या थी, हमने देखा था इन दोनों को ऐड करके कि a-b और a-b और BC, टोटल लेंथ इक्वल टू a-b प्लस BC, यानी 8/√3 प्लस 16/√3। आगे देखते हैं 8/√3 प्लस 16/√3, यानी 8 और 16 कितने हो जाएंगे 24। LCM जब लेंगे हम इसका, ठीक है, और 24 को हम कैसे लिखते हैं 8 3 ज़ा 24 √3। और मैंने आपको बताया था कि √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 होता है, यानी जब इस √3 से इस वाले 3 को काटेंगे तो ऊपर कितना बचेगा 8/√3। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। Question number 3. A contractor planned to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose stop at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slides at a height of 3 meter and inclined at an angle of the 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो उसने कहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान करता है कि हम 2 स्लाइड्स बनाएंगे उन चिल्ड्रन के लिए जो पार्क में खेलते हैं। चिल्ड्रन जो 5 साल से की एज से नीचे हैं वो एक स्लाइड पे प्रेफर करेंगे जिसकी हाइट होगी 1.5 मीटर, और जो चिल्ड्रन
और उसका झुकाव 30 डिग्री होगा। और जबकि जो चिल्ड्रन बड़े हैं तो शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट द हाइट ऑफ द, जिसकी स्टीप जो होगी स्लाइड्स की वो 30 मीटर होगी और झुकाव 60 डिग्री होगा। व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो उसने कहा है इसमें हम 2 स्लाइड्स बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये इसने एक स्लाइड बना दी जिसपे ये पूरी एक स्लाइड बन गई। ये किसकी है? स्लाइड फॉर यंगर, ठीक है। स्लाइड्स फॉर यंगर जो 5 साल से छोटे हैं और उसकी हाइट है 1.5। हाइट कितनी है? 1.5 मीटर, ठीक है। इस पे हम लिखेंगे स्लाइड फॉर यंगर, ठीक है। आप लिख लीजिएगा। और ये इसका झुकाव हमें क्या बताया है? 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री टू द ग्राउंड, ठीक है। और जबकि एक उसने दूसरी स्लाइड बनाई है, ये दूसरी स्लाइड बनाते हैं, इसे ए डैश, बी डैश और सी डैश नाम दे देते हैं। और इसकी इसने हाइट बताई है 3 मीटर, ओके। और एंगल इसने बताया है 60 डिग्री, ठीक है। तो इस स्लाइड को उसने बनाया है एल्डर्स के लिए। तो अब उसने कहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। इसमें भी स्लाइड की लेंथ और इसमें भी स्लाइड की लेंथ बतानी है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, बच्चे कौन सा क्वेश्चन है? ये 3rd क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ABC, हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। 3rd क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो ABC में हमें क्या निकालना है? स्लाइड की हाइट निकालनी है, जो स्लाइड है पूरी, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन थीटा का वो फॉर्मूला लगेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर भी अवेलेबल है और स्लाइड हमें निकालनी है। और थीटा है हमारा 30 डिग्री सेल्सियस। तो साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या था? AB और हाइपोटेनियस स्लाइड फॉर द यंगर AC, ठीक है। यानी साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। और AB की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाइट थी ना वो, AB मैंने आपको बताया था अभी कि AB हाइट थी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर अपॉन AC। तो यानी हमें AC की वैल्यू क्या मिल गई? AC की वैल्यू हमें मिल गई 3 मीटर। अब दूसरे ट्रायंगल में आएंगे, यानी हमें एक स्लाइड मिल गई और दूसरी स्लाइड हमें उसने कहा है कि A डैश C डैश की वैल्यू निकालिए। तो इसमें भी हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, वही साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। थीटा इसमें चेंज हो गया जो 60 डिग्री है, और हाइट इसमें कितनी है? 3 मीटर। बच्चों अगर राइटिंग प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं थोड़ा सुधार कर लूँगी अपनी राइटिंग में, डोंट वरी। A डैश, B डैश और C डैश, और ये 60 डिग्री बना रहा था और इसकी हाइट क्या दे रखी है? 3 मीटर। तो इन ट्रायंगल A डैश, B डैश और C डैश, तो साइन थीटा क्या लेंगे? साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी A डैश B डैश अपॉन A डैश C डैश। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2, ठीक है। और A डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/PR, ठीक है। सॉरी, PR लिख दिया मैंने। 3/A डैश अपॉन A डैश इंटू C डैश। तो यानी A डैश इंटू C डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे 3 2 ज़ा 6, और अंडर रूट में था ये यहाँ पे, तो ये अंडर रूट का नीचे चला जाएगा, यानी जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो डिवाइड में चला जाता है। 6/√3 यानी 2 इंटू √3 मीटर। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बस हमें स्लाइड्स निकालनी थी और स्लाइड्स हम आसानी से निकाल सकते हैं, साइन थीटा कोस थीटा किसी को भी रख के। 4th क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये भी बहुत ईजी है, इसमें भी कुछ नहीं करना।
अब आप कहेंगे मैम आप तो हर किसी को इजी बताती हैं। नहीं, ये सच में इजी है। ये क्वेश्चन मैं इस वजह से करा रही हूँ क्योंकि फिर भी बच्चों को कन्फ्यूज़न रह ही जाता है, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। प्लीज़ आप इन क्वेश्चन को रटिएगा मत, एक एक लाइन को पढ़िए, डायग्राम बनाइए, फिर देखिए कि हाइपोटेनियस गिवन है, बेस गिवन है या हाइट गिवन है। जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज पुट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक बार और पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक टॉप टावर बनाएंगे, ठीक है, एक टॉप टावर बना लिया हमने और एंगल क्या है उसका ग्राउंड से 30 डिग्री सेल्सियस, और उस टावर की हमें हाइट निकालनी है और ग्राउंड लेवल की हमें हाइट माप हमें दे रखी है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसमें कि ग्राउंड लेवल विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी टावर का फुट क्या है 30 मीटर दूर है, ठीक है। ये पूरा टावर बन गया, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी और सी। तो इसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमारे पास बेस है और हमें किसकी हाइट निकालनी, ए बी की हाइट निकालनी है। तो सिर्फ एक टेन थीटा फॉर्मूला है जो हमें हाइट और बेस दोनों देता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी क्या है 30। टेन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3 और ए बी अपॉन 30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें ए बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए बी की हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी 10√3 मीटर, ठीक है। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन बहुत छोटा था, बस आपको समझ के उसका डायग्राम बना के क्वेश्चन फॉर्मूले पुट करने हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ द 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द inclination of the string with the ground is 60 degree with the length of the string assuming that there is no slack in the string। कुछ नहीं है, बस एक फ्लाई कर रही है काइट और वो एक अटैच है टाइड ग्राउंड से, ठीक है, और उसकी जो स्ट्रिंग है वो अटैच है ग्राउंड से, ठीक है, जो कि एंगल भी बना रही है 60 डिग्री का, और वो 60 मीटर अबव है ग्राउंड से। तो आइए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। हमें दे रखा है कि काइट जो है वो ग्राउंड, ये पूरा एक ग्राउंड लेवल है और ये यहाँ पे एक छोटी सी काइट बना देते हैं हम, ठीक है। ये काइट यहाँ से 60 मीटर ऊंची उड़ रही है, ठीक है। इसको हम ए नाम देंगे, इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को सी, और इसकी स्ट्रिंग है जो ग्राउंड लेवल पर टच हो रही है और 60 डिग्री का एंगल बना रही है। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो अब आप आसानी से कुछ भी फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसमें परपेंडिकुलर आ रहा हो, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की लेंथ हमें ये निकालना है, यानी हाइपोटेनियस निकालना है। ये काइट है, इसका ये धागा यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है और ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी साइन थीटा, यानी साइन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, और साइन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या होगी 60 और ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। आगे देखते हैं।
साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और ए बी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, सॉरी ए बी की वैल्यू तो हमें गिवन थी जो 60 मीटर थी। पीछे देख लेते हैं एक बार, ए बी की वैल्यू हमें 60 मीटर गिवन है और ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है जो कि स्ट्रिंग की लंबाई है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे √3AC इक्वल टू 2 इंटू 60, यानी ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 60 अपॉन √3। ठीक है, यानी सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा गड़बड़ हो गई बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप ऐसे करिएगा क्योंकि ज़्यादातर कन्फ्यूज़न ही होता है। ए सी 60 इंटू, सही थी पहले वाली भी सही थी, 60 इंटू 2 अपॉन √3, यानी अब हम लिखेंगे 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन √3। ठीक है, और 10 इंटू 6 को हम फिर 6 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू टू अपॉन √3। ठीक है, 6 को हमने 3 इंटू 2 में कर लिया। अब जब 3 से √3 घटाएंगे, सॉरी काटेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40, 40 तो ये आ गया, और √3 से 3 को काटेंगे तो ऊपर √3 बचेगा। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझने में परेशानी हो रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज हमने कहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करे, आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया है, और आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी कुछ नहीं है, आप ये करके देखिएगा कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सेम डिस्टेंस ऑफ द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज इंक्रीजिंग इज 30 to 60। ठीक है, ये आप करके देखिएगा, ये हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगी। सो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। प्लीज़ आप ये क्वेश्चन करके देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में 8.1 और 8.2 का भी लिंक दिया हुआ है मैंने। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।